तीन मेजर क्लासेस होती हैं आरएनए पॉलीमरेज की, यानी हमें कितना मेजर क्लासेस बोल रहा है। टाइप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं पर तीन क्लासेस में डिवाइड कर रखे हैं हमने टाइप्स को। ठीक है, तो वो तीन क्लासेस कौन से हो सकते हैं पॉलीमरेज की, वो देखेंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है यानी पहली क्लास जो है, सिंथेसाइज करेगी प्रिकर्सर्स फॉर द लार्ज राइबोसोमल आरएनएज। तो हमें जो राइबोसोमल आरएनए चाहिए थे, राइबोसोमल आरएनए मैंने तुमको बताया था, राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, आरआरएनए भी बोलते हैं इसको। और ये कैसे होते हैं, कैटालिटिक नेचर के होते हैं, कैटालिटिक कैटालिटिक नेचर के होते हैं बेटा। बेटा सेंट्रल डोग्मा समझने के बाद आगे बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा के बाद ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, हमने रेप्लिकेशन देख लिया कि रेप्लिकेशन कैसा होता है। रेप्लिकेशन के बाद हमें बात करनी है कि जो डीएनए है, डीएनए के लिए हमारे को ये तो पता है कि जेनेटिक मटेरियल देता है वो हमें, ठीक है, आगे जनरेशन्स में पास ऑन करेगा इंफॉर्मेशन को। एक तो ये फंक्शन होता है, दूसरा क्या फंक्शन होता है कि वो जीन प्रोवाइड करता है जो ये इंफॉर्मेशन है वो, ताकि क्या हो, कैरेक्टर्स में डेवलप कर सके। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप। तो जो ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप है उसके लिए क्या है, देखो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription। यानी कि जो हम ये रेप्लिकेशन करा रहे थे डीएनए का, क्यों जरूरी है, क्यों दूसरों क्या कहते हैं दूसरी सेल्स में, हर सेल्स में डीएनए होना जरूरी है। ठीक है, उसका क्या मतलब हो गया, अल्टीमेटली उसका यूजफुल चीज़ क्या आई निकल के कि ट्रांसक्रिप्शन होना है उससे, जिससे कि हम क्या बना पाएंगे, आरएनए बनाएंगे। ठीक है, एंड देन सेंट्रल डोग्मा से हमें ये चीज़ समझ में आई गई कि आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, तो आरएनए के बाद प्रोटीन आ जाएगा और यही प्रोटीन क्या होगी, अल्टीमेटली जो कैरेक्टर्स है, चाहे हाइट का है, चाहे कलर का है, चाहे शेप का है, चाहे साइज का है, वो सारे कैरेक्टर्स आपको आफ्टर ये प्रोटीन बनने के बाद मिलेंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, फिर उसके बाद द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस पार्ट का, डीएनए के जिस पार्ट का क्या हो रहा है बेटा, जिस पार्ट का आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डीएनए यानी नहीं क्या होता, पार्टिसिपेट नहीं करता कि हमने पूरी डीएनए की क्या करी थी, चेन को रेप्लिकेट किया था, बट पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में वर्क नहीं या यूजफुल नहीं होता। ठीक है, फंक्शन नहीं करता है ना। तो यानी पार्ट ऑफ डीएनए जिसको हम क्या बोलते थे, मेंडल ने जिसे फैक्टर बोला था और हम उसे अब जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। तो हमने फिर क्यों पूरे डीएनए का, डीएनए जबकि रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, तो फिर हमने पूरे डीएनए का क्यों करा, क्या कहते हैं पूरा, क्या कहते हैं रेप्लिकेशन क्यों करा, ये इसके क्या रीज़न हुए कि जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, है ना। डीएनए सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, डीएनए सीक्वेंस इज मेंटेन्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। आप कहीं से भी अगर कोई भी पार्ट उठा उठा के डीएनए का क्या कर दोगे, रेप्लिकेट करना स्टार्ट करोगे, और क्योंकि आपको एक कैरेक्टर तो नहीं चाहिए, आपको कितने सारे कैरेक्टर्स चाहिए, है ना, हजारों कैरेक्टर्स चाहिए। तो हजारों कैरेक्टर्स के लिए आप सीक्वेंस थोड़ी तोड़ तोड़ के डीएनए का करते रहोगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो किसी की तो किसी और के साथ कंबाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए कि पूरा क्या होता है कि पूरा का पूरा डीएनए जो होता है आपका क्या होता है, रेप्लिकेट करा जाता है। एंड देन उसमें से जो भी यूजफुल क्या कहते हैं बेटा आपका पार्ट होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, उसका आरएनए बना लेंगे। इट हैज 3 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स है बेटा, 3 कंपोनेंट्स हैं। एक प्रमोटर है, ठीक है, एक प्रमोटर है जो कि क्या कहलाता है, एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेटर है। कौन कौन से, पहला प्रमोटर, ठीक है, फर्स्ट इज योर प्रमोटर, सेकंड आपका स्ट्रक्चरल जीन्स, और फिर उसके बाद टर्मिनेटर, टर्मिनेटर थर्ड है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट है ना, कोई भी आपका डीएनए है, ठीक है, मान लीजिए ये डीएनए का, हमने कहा कि इतना पार्ट हमारा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन
यूनिट है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है, आगे भी डीएनए आगे भी डीएनए, बट जिससे आरएनए बनेगा वो केवल यही पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट में से भी, ठीक है, इस पार्ट में से भी क्या होगा बेटा, एक पार्ट क्या होगा जो प्रोमोटर कहलाएगा, एक पार्ट क्या होगा जो आपका स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा, ठीक है, और एक पार्ट क्या होगा बेटा, एक पार्ट होगा जो आपका टर्मिनेटर है ना, ग्रीन से स्टार्ट, येलो से स्टॉप और रेड से क्या आप मान लो स्टॉप हो गया है ना, तो ये हो गया आपका सॉरी टर्मिनेटर, ठीक है, ठीक है। तो प्रोमोटर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा, प्रमोट करने वाला, कोई चीज़ को बढ़ावा देने वाला, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, इस पार्ट ऑफ जीन से या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। देखो जीन क्या है, जीन आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ही आपका क्या बना रही, जीन बना रही, स्ट्रक्चरल जीन ही क्या है, जीन है, ठीक है, मतलब इसी का पार्ट, इसमें से भी केवल ये पार्ट होगा जो प्रोटीन बनाएगा, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये इनिशिएट करने में हेल्प कर रहा है, मतलब पूरे डीएनए में से कहाँ से आपका जीन स्टार्ट हो रहा है या किस पॉइंट पे आपकी वो इंफॉर्मेशन है उस पूरे डीएनए के सीक्वेंस में कहाँ से पता चलता है, इस प्रोमोटर जीन से पता चलता है, ठीक है। तो ये इस प्रोमोटर जीन से हमें क्या पता चलेगा कि क्या हो गया बेटा, आपका यहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा है, फिर जीन को क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट करेंगे किसमें, आरएनए में, और फिर उसके बाद पूरा थोड़ी करना है, तो एक पॉइंट के बाद क्या आ गया, जब जीन्स यानी इन्फॉर्मेशन ओवर हो जाएंगी, और जब ओवर हो जाएंगी तो हमें ये चीज़ कैसे सेंस करेंगी, प्रोटीन्स क्या कहते हैं जो ट्रांसक्रिप्ट कर रही हैं वो बाय टर्मिनेटर यूनिट्स के, ठीक है, जो ये टर्मिनेटर यूनिट होगी उससे पता चलेगा कि हाँ जी अब ओवर हो गया जीन का पार्ट, तो मतलब यहाँ के बाद ट्रांसक्रिप्ट होना रुक जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या प्रेजेंट है, एक प्रोमोटर है बेटा, एक आपका क्या है स्ट्रक्चरल जीन है, और एक आपका क्या है टर्मिनेटर है, एक आपका क्या है टर्मिनेटर, ये क्या है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। प्रोमोटर इज लोकेटेड, प्रोमोटर की बात कह रहा है बेटा, प्रोमोटर कहाँ लोकेटेड है, अच्छा एक चीज और, बिसाइड्स अ प्रोमोटर, प्रोमोटर के अलावा के बजाय यूकैरियोट्स आल्सो रिक्वायर एन एनहेंसर, प्रोमोटर्स के अलावा यूकैरियोट्स में, यानी कि अभी ये किसकी बात कर रहा है, जनरल वे में बात कर रहा था, चाहे मतलब पृथ्वी पे कोई भी सेल हो उसके डीएनए में इस तरीके की सीक्वेंसिंग होगी, और इस सीक्वेंसिंग में एक पार्ट प्रोमोटर का काम करेगा, एक स्ट्रक्चरल जीन का और एक टर्मिनेटर का, बट यूकैरियोट सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोकैरियोट सेल्स में तो बेसिक बेसिक रहेगा, बट यूकैरियोट्स में इस चीज़ को और मतलब श्योरिटी के लिए कि नहीं यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका क्या कहते हैं जीन, वो उसके लिए क्या यूज़ करता है, एनहेंसर ऑल्सो यूज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रमोटर, प्रमोटर इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम पे लोकेटेड है, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ कि ये किस तरीके से बताना चाह रहा है, टर्मिनेटर इज प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम थर्ड एंड पे, ये बेटा आपके फिफ्थ एंड पे होता है, फिफ्थ एंड पे प्रेजेंट होता है, और ये आपका थर्ड एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड से क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन। द प्रोमोटर हैज एन 80 रिच रीजन, ये जो प्रोमोटर हम कह रहे हैं ना, प्रोमोटर है प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटर में एडेनिन और थायमिन, थायमिन की क्या होती है, रिच नो होता है, मतलब वहाँ पे 80 करके या ए डबल टी, ठीक है, इस तरीके के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, तो ऐसे रीजन क्या कहलाते हैं बेटा, टाटा बॉक्स कहलाते हैं, है ना, 80 से है तो 80 से क्या बना दिया इसको, टाटा बॉक्स, ठीक है, ऐसे रीजन को हम टाटा बॉक्स बोलते हैं, यानी प्रोमोटर में क्या होगा, ए और टी रेशो 80 रेशो ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा, ठीक है, 80 रेशो बजाय जीसी के 80 रेशो ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे भी ऐसा रीजन आएगा जहाँ पे लगातार ए और टी किसी भी सीक्वेंस में प्रेजेंट है, वहाँ समझ जाएगा क्या कहते हैं आपका राइबोसोम कि यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आरएनए बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको और टाटा बॉक्स को और क्या बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स, क्या बोलते हैं बेटा, प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इससे पहले ये वाली लाइन कि जी प्रोमोटर अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट है, ठीक है, टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है, ये क्या मतलब हुआ, आप ये देख रहे हो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना,
तो एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको दो चीज़ बताई हुई कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो जिस भी स्ट्रैंड का बेटा, जिस भी स्ट्रैंड का क्या हो रहा है, जिस स्ट्रैंड से हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए, जो हमारा आरएनए बनता है वो कौन से टाइप का होता है, मैसेंजर टाइप का होता है, ठीक है, मैसेज लेके जा रहा है, तो क्या बनेगा, एमआरएनए। तो जिस पार्ट से, जिस स्ट्रक्चरल जीन से या जिस टेम्पलेट से, दो स्ट्रैंड होती है डीएनए की, तो दोनों स्ट्रैंड में से कौन सी स्ट्रैंड क्या बना रही है बेटा, आपका एमआरएनए बना रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो गई, दैट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए के लिए जो सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो दूसरी स्ट्रैंड होती है ना, और ये हमेशा किस में, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो हमेशा आपके 3 से 5 डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना। यानी कि जब क्या कहते हैं, एंजाइम आके इनको रीड करना स्टार्ट करेगा और ताकि आरएनए बना सके, तो वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, वो बेटा 5 से 3। जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज की बात करी थी कि नई डीएनए चेन बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट थी, और वो हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में वर्क कर रहा था। तो ऐसे ही हमें आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो किस डायरेक्शन में रीड करेगा, 5 to 3। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 अपोजिट डायरेक्शन की होनी चाहिए, सिंपल। तो जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो आपका क्या होगा, हेल्प करेगा एमआरएनए बनाने में। तो बची क्या आपकी दूसरी स्ट्रैंड, जो कि 5 से 3 डायरेक्शन में। अब ये जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम दे देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। हालांकि इसका एमआरएनए के सिंथेसिस से कोई भी मतलब कोई भी मतलब नाता नहीं है, ठीक है, कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एमआरएनए सिंथेसिस का मतलब ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में इसकी इन्वॉल्वमेंट ना होने के बाद भी हमने इसका नाम फिर क्यों कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया, ठीक है, एजर्शन रीजन, है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड इसका नाम क्यों दे दिया, इसकी क्या कहते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, इसकी 5 से 3 डायरेक्शन होती है बेटा, है ना। और हमने इसका नाम इस वजह से कोडिंग स्ट्रैंड दिया क्योंकि जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो बिल्कुल बराबर है कोडिंग स्ट्रैंड के, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे सीक्वेंस बनती जाएगी किसकी, ए यू, ठीक है, AUGU सी मान लीजिए इस तरीके की सीक्वेंस बन रही है, तो आप देखोगे कोडिंग स्ट्रैंड पे भी क्या होगा, ATGT CC, ठीक है। यही सीक्वेंस कहाँ देखने को मिल रहा है मुझे, ए की जगह पे ए मिल रहा है, यूरासिल की जगह थायमिन मिल रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड आपका अल्टीमेटली तो डीएनए है, और ये क्या है, आरएनए। तो हमने यही बात करी थी कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है, तो थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा, ठीक है, ग्वानिन की जगह ग्वानिन है, फिर थायमिन की जगह पे यूरासिल आ गया, और सी की जगह सी है, और दूसरे सी की भी जगह सी ही है। यानी कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, अगर देखा जाए, अगर हम यूरासिल और थायमिन को क्या करें, थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, तो हम कह नहीं सकते कि क्या एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। हाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, बजाय केवल ये कि क्योंकि आरएनए है तो थायमिन की जगह क्या यूटिलाइज होगा बेटा, यूरासिल होगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। यानी कि अगर आप ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस देख रहे हो तो बस थायमिन की जगह यूरासिल लगा दोगे तो आपको स्ट्रक्चरल जीन मिल जाएगा, या फिर सॉरी, स्ट्रक्चरल जीन कह रही हूँ, एमआरएनए मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है किसके, आपके कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दिस कि वहाँ पे यूरासिल की जगह थायमिन होता है, और या फिर कहे कोडिंग स्ट्रैंड में मतलब सॉरी, आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम टेम्पलेट स्ट्रैंड पड़ा है और इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड पड़ा है, ठीक है। क्या कोडिंग स्ट्रैंड की कोई इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसक्रिप्शन में, तो नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है प्रमोटर, हम कह रहे हैं कि प्रमोटर जो है
अब देखो हम क्या बात करेंगे कि कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में, यानी इस डीएनए की स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में जो हमारा प्रोमोटर है, प्रोमोटर हमेशा अप होना चाहिए ना, ऊपर होना चाहिए हमेशा, है ना। तो ऐसे याद रखो, प्रोमोटर अप स्ट्रीम होता है किसके, कोडिंग स्ट्रैंड का कौन सा है 5' तो 5' के ऊपर मिलेगा हमेशा क्या आपको, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' के ऊपर हमेशा क्या मिलेगा, प्रमोटर मिलेगा, है ना। तो अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड 5th एंड के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सा एंड है, 5th एंड, है ना। 5th एंड अपस्ट्रीम प्रमोटर इज प्रेजेंट, है ना। और ऐसे ही टर्मिनेटर की बात करें तो ये क्या है बेटा, ये है 3rd एंड, ठीक, ये 3rd एंड है। तो 3rd एंड के डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम कैसे हो गया बताओ, डाउन स्ट्रीम कैसे हो गया, आपको पता है कि क्या होगा, ये तो हेलिकल है ना, हेलिक्स है। तो अगर ये यहाँ अप स्ट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अप स्ट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो जरूरी है कि वो वैसा ही हो, स्ट्रेट पैरेलल नहीं रन कर रहा है ना। तो अगर ये क्या था आपका 5th एंड था, तो हो सकता है कि टर्मिनेटर क्या हो बेटा, टर्मिनेटर आपका ये हो गया आपका 3rd एंड, ठीक है। टर्मिनेटर वाला पॉइंट पे 3rd एंड ऊपर आ गया हो, इसलिए बोला है कि 3rd एंड के डाउन स्ट्रीम पे आपको क्या दिखाई देगा, 3rd एंड के डाउन स्ट्रीम पे आपको दिखाई देगा क्या कहते हैं, टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा तो 3rd से डाउन स्ट्रीम पे, और आपका, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर प्रेजेंट है। और ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका 3rd एंड है ना, 3rd एंड है, तो उसके डाउन स्ट्रीम पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रमोटर है, तो प्रमोटर अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट है 5th एंड के, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टेम्पलेट, क्या कहते हैं, सॉरी, एक टर्मिनेटर, है ना। 3 पार्ट हो गए। फिर इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रमोटर जो है बेटा, वो क्या है, वो आपके कोडिंग स्ट्रैंड के 5th एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोलते हैं अपस्ट्रीम ऑफ 5th एंड, या एट अपस्ट्रीम ऑफ 5th एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। क्या है ये, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। ये आपका क्या है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड के क्या होगा, अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट होगा, और ऐसे 3rd एंड पे आपका क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होती है आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद। बस क्या होता है, क्योंकि ये डीएनए है तो यूरासिल की जगह वहाँ पे क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा। ये सारी नॉलेज इसी पे क्वेश्चन आना है, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है, कोडिंग स्ट्रैंड पे आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए या क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, इसकी 5 to 3 होनी चाहिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड की क्या होनी चाहिए, 3 to 5 होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। ठीक है, किससे एमआरएनए बनेगा, तो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा। क्या कोडिंग स्ट्रैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसक्रिप्शन में, नहीं है। तो ये कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं केवल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे, ये देख लो, है ना। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में कहीं से भी कोई भी पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से हमें समझते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चरल जीन जो है बेटा, है ना, बीच वाला जो पार्ट आया था जो स्ट्रक्चरल जीन की बात करें, तो स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये बता चुकी हूँ मैं तुमको कि स्ट्रक्चरल जीन की जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट होता है आपका 3 से 5 डायरेक्शन का। तो इसका क्या बनेगा,
इससे अपोजिट होना चाहिए, इसका क्या कहते हैं, mRNA का सिंथेसिस। सो सिंथेसिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि 5 से 3 में होता है बेटा। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेकिंग पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली वन टाइप एंड कैन, आरएनए पॉलीमरेज जैसे डीएनए, जब भी मैं आरएनए पॉलीमरेज की बात करूं आपको डीएनए पॉलीमरेज के भी फंक्शन साथ में याद आने चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था बेटा, डीएनए बना रहा था, किस डायरेक्शन में, 5 से 3 डायरेक्शन में। तो रीड कैसे कर रहा था, रीड कर रहा था 3 से 5 में, ठीक है। तो यही बात क्या होगी, आरएनए पॉलीमरेज की होगी कि आरएनए पॉलीमरेज भी 5 से 3 में आरएनए बनाएगा और रीड क्या करेगा 3 से 5 में। प्लस प्रोकैरियोट्स की बात करें तो आरएनए जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट सेल। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल बहुत प्रिमिटिव सेल हो रही है, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया तो बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा उनमें कोई क्या कहते हैं फंक्शन ऐसे हैं नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको क्या करना पड़े, बहुत मतलब एडवांसमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको, है ना। तो इज ओनली वन टाइप ऑफ, इसलिए उनका केवल एक टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से काम बन सकता है। जब उनको बहुत ज़्यादा फंक्शन ही नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए, तो एक ही तरीके के आरएनए पॉलीमरेज से काम बन जाता है। पर वहीं हम अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ठीक है, एंड ट्रांसक्रिब ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, जितने भी एमआरएनए हैं, टीआरएनए हैं, ठीक है, उसके भी पास एसएनआरएनए जो भी है, वो सभी आरएनए उसके किससे बन जाते हैं, केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है। इसकी जो सिग्मा सब यूनिट, ये क्या है, सिग्मा, ठीक है, इट हैज सिग्मा सब यूनिट अटैच्ड विद कोर एंजाइम, ठीक है, मेन जो आपका एंजाइम है उसके साथ, यानी कि एक एंजाइम है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए एक एंजाइम है और उसके पास एक और सब यूनिट है जो क्या है, सिग्मा है, ठीक है, वो अटैच होती है, ठीक है। तो एक एंजाइम है, आपको पीछे दिख रहा है एक एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है आपका कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज की एक और सब यूनिट होती है बेटा, कौन सी, सिग्मा, ठीक है, अटैच विद द कोर एंजाइम हैविंग 5 सब यूनिट्स। अब इसकी भी सब यूनिट्स कौन सी है, बीटा डैश बीटा और अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस ओमेगा, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है कि सिग्मा की भी क्या है आपके पास, सिग्मा भी आपका क्या कहते हैं 5 सब यूनिट से बना हुआ है, कौन कौन सा, बीटा डैश बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 एंड ओमेगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम किस की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स में। ये हमने किस में देखा बेटा, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स में देख रहे हैं, 3 मेजर क्लासेस होती हैं आरएनए पॉलीमरेज की, यानी हमें कितना मेजर क्लासेस बोल रहा है, टाइप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं पर 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखे हैं हमने टाइप्स को, ठीक है। तो वो 3 क्लासेस कौन से हो सकते हैं पॉलीमरेज की, वो देखेंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, यानी पहली क्लास जो है, सिंथेसाइज करेगी प्रिकर्सर्स फॉर द लार्ज राइबोसोमल आरएनएज। तो हमें जो राइबोसोमल आरएनए चाहिए थे, राइबोसोमल आरएनए मैंने तुमको बताया था, राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, आरआरएनए भी बोलते हैं इसको। और ये कैसे होते हैं, कैटालिटिक नेचर के होते हैं, कैटालिटिक कैटालिटिक नेचर के होते हैं बेटा, ओहो, कैटालिटिक नेचर के होते हैं। कैटालिटिक नेचर का क्या सेंस हो गया कि ये जो भी रिएक्शन चल रही है, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की भी, इन सब में हमने पढ़ा है ना कि राइबोसोम्स होते हैं, क्या कहते हैं आपके, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम से ही मतलब प्रोटीन बनता है। तो ये राइबोसोम से प्रोटीन क्यों बन पाता है, क्योंकि ये एंजाइम की तरह वर्क करता है, और एंजाइम की तरह वर्क करता है तो क्या करेगा, किसी भी रिएक्शन को तेजी से होने के लिए क्या करेगा, मतलब हेल्प करेगा उस रिएक्शन की। तो इसका कैसा होता है, कैटालिटिक रिएक्शन होता है, कैटालिटिक नेचर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, या बोल दूं मैं ट्रांसलेशन, ठीक है।
इसलिए हम कहते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि RER, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोमल RNA ही तो प्रेजेंट होते हैं, RNA ही तो है वो। ठीक है, तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो रफ ER है वो प्रोटीन बनाता है ना। तो प्रोटीन किसके वजह से बन रहा है? इन राइबोसोमल RNA की वजह से बन रहा है। तो ये कौन से पॉलीमरेज बना रहे हैं? RNA को बनाने के लिए हमें चाहिए RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्लास वाले। फिर उसके बाद तभी तो श्योर होएगा ना कि हमारा क्या कहते हैं ट्रांसलेशन हो जाए। ठीक है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड टाइप के जो हैं बेटा, वो सिंथेसाइज करते हैं द प्रिकर्सर्स फॉर mRNA, मैसेंजर RNA। जो हम कह रहे थे ना कि अभी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से हमें जो mRNA बनेगा, उस mRNA के लिए हमें RNA पॉलीमरेज चाहिए। तो वो RNA पॉलीमरेज कौन से टाइप का होना चाहिए? सेकंड क्लास का होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? mRNA मिल जाएगा। एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, और क्या साथ ही साथ बनाएगा वो? स्मॉल न्यूक्लियर RNAs भी बना देगा। ठीक है, RNA पॉलीमरेज थर्ड, जो ये थर्ड ग्रुप है हमारा RNA पॉलीमरेज का, पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ tRNAs और 5 srRNAs। देखो, जो तुम्हारा क्या कहते हैं क्लास 3 आई पॉलीमरेज की, उन पॉलीमरेज का काम है tRNA। और तुम्हें पता है कि tRNA जो है ना, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, tRNA क्या करेगा? प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा देखो, प्रोटीन को बनाने में राइबोसोम भी हेल्प कर रहा है, प्रोटीन को बनाने के लिए mRNA भी चाहिए, और प्रोटीन को बनाने के लिए tRNA भी चाहिए। तो ये सारी, इनफैक्ट वैसे तो सारे ही RNA प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं, बट किस किस पॉइंट पे यूज हो रहे, क्या क्या फंक्शन है उनके, वो हम आगे अभी चल के पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी तुम्हें रिकॉल कराने के लिए मैंने तुम्हें जब RNA के टाइप्स बताए थे, तब भी मैंने तुमको दिखाया था ये वाला स्ट्रक्चर, कि देखो यहाँ पे ये देख रहे हो राइबोसोमल RNA, तो ये क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है? राइबो अरे राइबोसोम्स बनाता है बेटा। ठीक है, तो ये जब राइबोसोम्स बनाता है RNA, तो देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ऐसा लंब सा कुछ। ठीक है, और ये क्या है? ये राइबोसोम्स एंजाइम्स ही जैसा काम कर रहा है, एंजाइम्स है ये। ठीक है, आपका फिर क्या कहते हैं, tRNA दिखा दिया था मैंने, mRNA दिखा दिया था, snRNA देखो क्या है ना, snRNA है, और फिर क्या है? snORNA, miRNA, siRNA और इंक्लूसिव RNA। तो सबके मैंने टाइप्स ऑफ RNAs बनाए। तो और ये क्योंकि यूकैरियोट्स में बन रहा है, अलग अलग टाइप के RNAs इतने सारे, तो ऐसा नहीं कि राइबोसोम वहाँ पे भी बनेगा आपके बैक्टीरिया में, बट इतना ज़्यादा क्या नहीं होगा, हाईली मॉडिफाइड नहीं होता। तो मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक ही RNA पॉलीमरेज से सारे स्ट्रक्चर बना लिए जाते हैं, बट यूकैरियोट्स में बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हैं, बहुत सारे उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो क्या होता है, अलग अलग टाइप के तुम्हें RNA देखने को मिल रहे हैं, प्लस क्या देखने को मिल रहा है कि इसके लिए एंजाइम भी अलग है, इनको बनाने के लिए एंजाइम भी अलग है, मशीनरी अलग कर दी कि भाई ऐसा RNA बनाना है तो उसके लिए अलग एंजाइम यूज़ करो, ऐसा RNA बनाना है तो उसके लिए अलग यूज़ करो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? लेबर ऑफ डिवीजन हो गया। और क्योंकि किसी भी क्या कहते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल को बहुत तेजी से प्रोटीन्स और इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए क्या होता है बेटा, इसलिए इतने अलग अलग टाइप के आपको RNA पॉलीमरेज मिले। ठीक है, क्या हुआ यानी निचोड़ इसका, कि हमारे पास RNA पॉलीमरेज है, इसमें यूकैरियोट्स में, या फिर ऐसे करते हैं RNA पॉलीमरेज। ठीक है बेटा, RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। ठीक, इन प्रोकैरियोट्स हम क्या देख रहे थे? एक ही टाइप का है, वन टाइप होता है। ठीक है, ऐसा है ना, जिसमें सब यूनिट क्या होती है? वन टाइप। सब यूनिट इज सब यूनिट इज सिग्मा। ठीक है, ठीक, सिग्मा नाम की सब यूनिट होती है। ठीक है, अब जब हम प्रोकैरियोट्स को छोड़ के यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट्स, क्या देखा हमने यूकैरियोट्स में? कि यूकैरियोट्स में अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी?
आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, 3। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का काम है आरएनए बनाना। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए बनाना। पॉलीमरेज 2 का काम है आपका एमआरएनए बनाना, है ना। एमआरएनए प्लस क्या बना रहा है आपका एसएनआरएनए। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या बना रहा है ये बना रहा है टीआरएनए। ठीक है ना। क्या क्या बना रहा है एमआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए। और ये क्या बना रहा है बेटा टीआरएनए प्लस 5 एसआरआरएनए, है ना। एसआरआरएनए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यूकैरियोट्स में आरएनए यानी एंजाइम्स, है ना। किसकी बात कर रहा है बेटा एंजाइम्स की बात कर रहा है ना। ये मान लीजिए एक ऐसी एंजाइम हो गया, एक ऐसा एंजाइम हो गया, ठीक है, और एक ऐसा एंजाइम हो गया। ठीक है, तो सब अलग अलग एंजाइम्स हैं और सब अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात इससे, आई गेस सो। हम्म, तो यूकैरियोट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और तुम्हें अब रीजन भी पता है कि क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सब सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डीएनए सेगमेंट विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए यानी कि प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब होगा पॉलीपेप्टाइड, कितने बार सुन लिया हमने पॉली, पॉली मतलब पॉलीमर, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड का, और पेप्टाइड से क्या मतलब है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की भारी सी चेन, बहुत सारे एमिनो एसिड की क्या कहलाएगी प्रोटीन। ठीक है, तो बायो में वर्ड्स को तोड़ तोड़ के समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस चीज के बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कुड बी मोनोसिस्टोनिक, सिस्टोनिक एन है। ठीक है, या फिर इसको आपका मोनोसिस्टोनिक होता है। ठीक है, तो जो भी पॉलीपेप्टाइड का चेन है मतलब जो प्रोटीन बन रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम सिस्टोन बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये आपका एमआरएनए है। ठीक है, इस एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है ना। यानी कि पर पूरे से ना बन के थोड़े पार्ट से बनती है, अभी वो भी समझेंगे। डीएनए के भी कुछ पार्ट से एमआरएनए बन रहा है, उस एमआरएनए के भी कुछ पार्ट से क्या बन रहा है आपका प्रोटीन बन रही है। तो ये जो प्रोटीन बन रही है जिस पार्ट से एमआरएनए के, इसको हम क्या बोलते हैं सिस्टोन। क्या बोलते हैं बेटा सिस्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए का सेगमेंट है जिसके लिए प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है इज कॉल्ड सिस्टोन। ठीक है, किसका सॉरी डीएनए का। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए आपको क्वेश्चन भी दे सकता है फिर तो ऐसे ही, है ना। एमआरएनए दिखा के एमआरएनए का पार्ट है क्या सिस्टोन, नहीं डीएनए के पार्ट को हम सिस्टोन बोल रहे हैं जिससे एग्जैक्ट प्रोटीन आ जाए। उसमें देखा हमने कि प्रोमोटर हटा दो, उसका क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं वो हटा दो टर्मिनेटर। ठीक है, और अगर यूकैरियोट्स है तो एनहेंसर हटा दो। तो ये सारी चीज़ जब हटा दोगे तो आपको केवल स्ट्रक्चरल जीन बनेगी। स्ट्रक्चरल जीन को ही सिस्टोन बोल रहा है ना। अदर वे ऑफ स्ट्रक्चरल जीन टू कॉल इज सिस्टोन। ठीक है, द स्ट्रक्चरल जीन इज आर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी मोनोसिस्टोनिक हो सकती है मोस्टली इन यूकैरियोट्स विच कोड्स ओनली वन प्रोटीन। मोनोसिस्टोनिक जीन्स केवल एक ही तरीके की जीन क्या होगी बेटा प्रेजेंट होगी किसमें यूकैरियोट्स में जिससे केवल एक ही प्रोटीन मिले, है ना। और पॉलीसिस्टोनिक हो सकती है मोस्टली बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में जो कि पी से पॉली, पी से पॉली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये प्रोकैरियोट्स है ना। ये प्रोकैरियोट्स है इसके क्या कहते हैं जो डीएनए है। ठीक है, डीएनए का पार्ट है ना, डीएनए सिस्टोन जो है ना, वो यानी अलग अलग प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, इसी को लिख दे रही हूँ मैं, एक ही पार्ट से मुझे प्रोटीन
1 2 3, यानी कि एक एमआरएनए बना और एक ही एमआरएनए ने बहुत सारी प्रोटीन्स दे दी है ना। एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, तीन प्रोटीन, चार प्रोटीन, जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है भाई, प्रोकैरियोट्स में एंजाइम्स की कमी है, प्रोकैरियोट्स में आरएनए भी आपके पास एक ही है ना। तो उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं कि अलग अलग तरीके से प्रोटीन बनाए या फिर, है ना, मतलब ऐसा समझो कि उसके पास एक ही क्या कहते हैं, वेसल है घर में। जैसे एक ही कुकर है तो कुकर में ही दाल बनाना है, कुकर में ही चावल बनाना है, उसको सब कुछ एक ही जगह करना है। तो उसके पास जो डीएनए सिस्टोन होता है वो किस टाइप का होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। कैसा होता है बेटा, पॉलीसिस्टोनिक। इस चीज को हम क्या बोलेंगे फिर, कि ये कैसा डीएनए है, का पार्ट है। ये डीएनए का या जीन कैसा है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का है, यानी बहुत सारे प्रोटीन। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में बेटा जो डीएनए है, ठीक है, यानी कि सिस्टोन, डीएनए सिस्टोन जो है, ठीक है, एक ही एमआरएनए बनेगा और एक ही उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, वन से वन। ठीक है, इसके पास हर चीज़ के लिए अलग अलग है ना। क्या कहते हैं, दाल के लिए कुकर है, और क्या कहते हैं, चावल के लिए अलग कुकर है, सब्जी के लिए दूसरा बर्तन है। ठीक है, तो इसके पास अलग अलग क्या मिल रहे हैं हमें, अलग अलग जीन मिल रहे हैं अलग अलग प्रोटीन के लिए। ठीक है, वन जीन वन प्रोटीन, वन जीन मल्टीपल प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा, ये आपका सिस्टोनिक कहलाएगा। कैसा, मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक किस में होता है बेटा, यूकैरियोट में। इजी है ना, कितना इजी सा तो है कंसेप्ट, बहुत ज्यादा कुछ मतलब बता तो नहीं रहा है, बस हर लाइन में एक कितनी खास इंफॉर्मेशन है कि देखो बैक्टीरिया है तो उसका, और सबका रीजन भी अपने आप ही है ना। बैक्टीरिया के पास नहीं है ज्यादा एंजाइम्स, नहीं है उसके पास फंक्शन करने के लिए इतनी सारी चीजें, है ना। तो क्या करता है, केवल पॉलीसिस्टोनिक जीन से उसे काम चलाना पड़ता है। जबकि हमारे में तो बहुत अच्छे से हर एक चीज को हर एक चीज के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है, हर एक चीज के लिए अलग अलग टिश्यूज है ना। हर चीज करने के लिए हार्मोन्स है। तो इन सब इतनी वैरायटी होने के वजह से क्या हुआ कि जो एक डीएनए भी है, उसका जो जीन है वो भी एक ही प्रोटीन बना रहा है ना। प्रायर टू ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से पहले द न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्टिवेटेड थ्रू फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या हो गया, उसको एनर्जाइज किया जाता है ना, एक्टिव किया जाता है, एक्टिव और एनर्जाइज। ठीक है, एनर्जाइड में एनर्जाइड क्यों करा जा रहा है, क्यों, क्या मतलब हुआ एनर्जाइड का मतलब, देखो एनर्जाइज्ड इसलिए करा जा रहा है। तुमने जैसे क्या पढ़ी होगी, हाँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें कि कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन है अपने आप नहीं होती, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसके वजह से क्या हो, वो रिएक्शन क्या हो सके बेटा, रन कर सके। तो वही एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, अब भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी तो क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है, बायोकेमिकल्स, मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यही तो हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, ऑफकोर्स हमारे पास उस एनर्जी के लिए क्या है, एटीपी ही तो है। और एटीपी जब अपना फॉस्फेट लूज कर देता है तो ये क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन, या फिर क्या कहते हैं, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन के दौरान न्यूक्लियोटाइड, ताकि वो एक्टिव होके क्या कर पार्टिसिपेट कर सके, आरएनए बना सके। ठीक है, एंजाइम फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज इज रिक्वायर्ड अलोंग विद एनर्जी फॉर दिस। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम ऐसा, अब ये भी, क्योंकि एक तो ये भी समझ में आ गया तुम्हें कि जो हमारा क्या कहते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए केवल हम बैठ के इंतजार करें कि ठीक है एनर्जी दे दी, अब जाके क्या हो कि काम हो, ऐसे नहीं चलेगा। हमें हर चीज़ के लिए एंजाइम चाहिए होता है ना। पूरी बॉडी ही हमारी, पूरी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस है ना, चाहे ग्लाइकोलिसिस है, चाहे आपका क्या कहते हैं क्रेब्स साइकिल है, चाहे आपका
कोई भी साइकिल है या डीएनए रेप्लिकेशन से लेकर ट्रांसक्रिप्शन में भी एंजाइम की ज़रूरत होगी, और ऐसे एंजाइम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम फॉस्फोराइलेज। क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोराइलेज। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। कौन से 3 स्टेप्स में होता है बेटा? पहला है इनिशिएशन। पहले यानी कि क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन होने में सबसे पहले ऑफ कोर्स इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। आपको पढ़ाई करने के लिए भी पहले इनिशिएट करना पड़ता है कि हाँ मैं पढ़ने वाला हूं, अपने दिमाग को माइंड मेकअप करना पड़ता है ना। तो वैसे ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले इनिशिएशन होगा, देन इलोंगेशन। फिर आप अपना देखते हो ना कि कितने घंटे पढ़ सकते हैं, किस टॉपिक में कितना टाइम देना है ना। तो इलोंगेशन वाला पीरियड, एंड देन उसके बाद जब ओवर हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कंक्लूजन निकालते हो, समरी बनाते हो, नोट्स बनाते हो, दैट इज टर्मिनेशन फाइनली। ठीक है। तो किसी भी उसमें क्या होगा कि पहले इनिशिएट करेंगे, है ना, स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को, फिर प्रोसेस को करने में जो भी टाइम लगा दैट इज इलोंगेशन, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट व्हाट यू विल गेट उसको क्या बोलते हैं? हम उस पॉइंट को टर्मिनेशन बोलते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन के क्या हो गया बेटा? देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए के पर्पज से बात करें तो वो यूनिट डीएनए में जिसका प्रोटीन बनना है वो कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और उसके क्या है? 3 पार्ट हैं। ट्रांसक्रिप्शन कितने फेजेस में होता है, या उसके पूरा ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, या जो भी है। ठीक है। कुछ तो टाइम लग ही रहा होगा, कुछ समय तो लग ही रहा होगा, तो उसको डिवाइड करना कि पहले टाइम में क्या हो रहा है, कुछ टाइम में इनिशिएशन हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद इलोंगेशन हो रहा है, टर्मिनेशन होता है। तो ये 3 स्टेप। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 स्ट्रक्चर्स, सॉरी 3 यूनिट्स, और ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स। ठीक है। तो दिखा रखा है ये एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आपको, और ये देखो क्या आ गया, सिग्मा फैक्टर दिखा रहे हैं, और एक एंजाइम दिखा रखा है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर दैट इज द सब यूनिट। देखो, किसी भी एंजाइम को, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अगर रिकॉल कर पा रहे हो, तो किसी भी एंजाइम को वर्क करने के लिए जहाँ पे हमने कहा था कि विटामिन की रिक्वायरमेंट, कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, ये किसका दिखा रखा है बेटा? प्रोकैरियोट्स। देखो, अब देखो, तुम्हें सिंपल, भले ही एनसीईआरटी ने ये चीज़ मेंशन की है कि नहीं कि प्रोकैरियोट्स में ये हम जो है ट्रांसक्रिप्शन आपको शो कर रहे हैं आपको, लेकिन अब उसने इतना बता दिया है कि अगर सिग्मा फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन किसके लिए है? प्रोकैरियोट्स के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो कॉमन सेंस यूज करना है, वो सब कुछ बता रहा है एनसीईआरटी, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बता रही आपको। ठीक है। तो इसके लिए भी रेडी रहना है ना, डायग्राम बेस्ड हमेशा रेडी रहो। देखो, अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस नहीं देखे सीयूईटी में कि डायग्राम बेस्ड आए हैं, बट हाँ, आने वाले टाइम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आ सकते हैं। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहना है ना, और एक साल जब भी आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। तो आप देख रहे हो वही, क्या देख रहे हो कि प्रोमोटर साइड दिखा रखी है आपको येलो से। ठीक है। तो प्रोमोटर साइड को रीड करता हुआ ये मस्त घूम रहा था अपना, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड के रीजन में, साइटोप्लाज्म में ही घूम रहा था आपका सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज। और जैसे ही वो डीएनए के उस पार्ट के करीब आया जहाँ पे क्या था, आपका प्रोमोटर प्रेजेंट था, तो वो क्या करता है, उसको अटैच कर लेता है, उससे अटैच कर लेता है, रिएक्ट कर जाता है। तो फिर क्या होता है, अब इस अपना फंक्शन करने लगता है। जैसे इसे अपना साथी मिला, फिर पटाख से इसने क्या करना था, इसने आरएनए बनाना था। तो देखो, जब आरएनए बन रहा है एट द टाइम ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के दौरान सिग्मा पार्टिकल हट गया ना, सिग्मा क्या कहते हैं, फैक्टर लूज कर दे रहा है, लूजेस सिग्मा फैक्टर ड्यूरिंग इलोंगेशन पीरियड के दौरान बेटा सिग्मा फैक्टर हट जाता है। सिग्मा फैक्टर है क्यों, यानी फिर बस कि रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, साइट को पता करने के लिए कि हाँ जी ये साइट है, अब यहाँ से काम स्टार्ट करना है। इस साइट को मतलब इस साइट को क्या कहते हैं, पहचानने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर की हेल्प पड़ रही है ना, एक इंस्पेक्टर की हेल्प पड़ी जिसका नाम था क्या, सिग्मा फैक्टर।
ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर ने उसको बताया देखो ये रहा प्रोमोटर साइड, जाओ अब तुम्हें जो काम करना है वो कर लो। तो उसको ट्रांसक्रिप्शन करना था, तो इलॉन्गेशन वाले प्रोसेस में देखो आरएनए बना रहा है ना, तो ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, तो सिग्मा फैक्टर क्या हो जाता है बेटा, लूज हो जाता है। देन जैसे ही तुम सिग्मा फैक्टर के बाद इलॉन्गेशन टर्मिनेशन वाले फैक्टर पे आते हो, ये ग्रीन कलर का तुमको क्या दिखा रखा है यहाँ पे, ये टर्मिनेटर पॉइंट दिखा रहा है। ये टर्मिनेटर पॉइंट पे जैसे ही सिग्मा फैक्टर आता है, ठीक है, तो उसके साथ पहुंचते पहुंचते एक और फैक्टर आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रो फैक्टर। ठीक है, रो फैक्टर क्या है, रो जब चीजें टर्मिनेट होती है तो रोने लगता है ना इंसान, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेशन। ठीक है, तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को पता चला कि अब तो क्या होने वाला है, एंडिंग आने वाली है, तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, या मैं ऑरेंज से ही बना देती हूँ। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही यहाँ पर आया, फिर ये क्या करता है बेटा, ये आपका रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर इससे अटैच करता है और इसको यहाँ से खींच के निकाल देता है। ठीक है, रो फैक्टर क्या कर देता है, इसको इंडिपेंडेंट कर देता है डीएनए से। ठीक है, और डीएनए से इंडिपेंडेंट होता है तो डीएनए भी हटता है और साथ के साथ आरएनए भी इससे हट जाता है। ठीक है, तो फिर से एंजाइम फ्री हो जाएगा, है ना। फिर ने उसके लिए रेडी है, ये क्या कहते हैं तुम्हारा कैसा, क्या कहते हैं बेटा, नए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि आपके इनिशिएशन में भी एक फैक्टर की जो रिक्वायरमेंट पड़ी, जो प्रोमोटर को हेल्प करेगा किससे ज्वाइन करने में बेटा, डीएनए से ज्वाइन करने में, जिसको हमने क्या बोला, सिग्मा फैक्टर। और एक आखिरी टर्मिनेशन में भी हमने ये देखा कि जो एंजाइम है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक और फैक्टर होगा ताकि वो उसे फ्री कर दे, आरएनए को भी और डीएनए को भी, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रो, है ना। तो टर्मिनेशन पे रोए, है ना, तो रो फैक्टर। ठीक है, और कोई भी सिग्मा इंसान होता है, सिग्मा चीज होती है ना, तो वो क्या करती है, किसी भी चीज को इनिशिएट करती है, तो इनिशिएशन कैसे होगा, इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर से होगा, है ना, सिग्मा से ही क्या होगा, इनिशिएशन होगा। ठीक, तो ये आपको किस में दिखाया ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको किस में दिखाया बेटा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में। तो आपको पता है कि ये जो आपका जीन है, ये जीन कैसा है, अरे मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक है। कैसा है बेटा, पोल, प्रो से पी से याद रखना, पी से प्रोकैरियोट्स, पी से पॉलीसिस्टोनिक, यानी कि ये जो आपके पास अब आरएनए आया, ये आरएनए मल्टीपल प्रोटीन्स बनाएगा, मल्टीपल प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है अब इसके पास। यानी जब एक बार में बहुत सारे प्रोटीन, वो भी देखेंगे हम कैसे बनाता है, ठीक है, तो एक बार में बहुत सारे प्रोटीन बना के देगा हमें ये। ठीक है, अब पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, कि बाइंड करना है आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से, सिंपल, इनिशिएशन में यही हो रहा है। स्पेसिफिक रीजन ऑन द डीएनए वेयर द एंजाइम बाइंड्स फ्रॉम क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स इज नोन एज प्रमोटर रीजन, सिंपल, जहाँ से मतलब डीएनए को बाइंड करना है प्रमोटर के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रमोटर। प्रमोटर कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका, प्रमोटर कॉम्प्लेक्स आरएनए, देखो प्रमोटर कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्लस आपका सिग्मा फैक्टर। ठीक है बेटा, ठीक। तो कह रहा है कि एंजाइम बाइंड्स टू फॉर्म क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स इज नोन एज प्रमोटर रीजन, जिस रीजन से आपका एंजाइम डीएनए से बाइंड कर रहा है ताकि वो क्या बना ले, प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बना ले, उस रीजन को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। इट इज लोकेटेड ऑन द फिफ्थ एंड ऑफ द जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड विच सिग्नल्स वेयर टू स्टार्ट आरएनए सिंथेसिस, है ना। हमने पढ़ा था फिफ्थ एंड के अपस्ट्रिंग पे, तो फिफ्थ एंड के अपस्ट्रिंग पे प्रेजेंट होता है ये प्रमोटर, ये बताया हुआ है, जिससे क्या पता चल जाएगा आपको कि अब यहाँ से हमें क्या करना है, जीन बनाना स्टार्ट करना है, आरएनए बनाना स्टार्ट करना है। इट, सॉरी, जीन तो है वो ऑलरेडी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। इट ऑल्सो टर्मिनेट्स डिटरमाइंस विच डीएनए स्ट्रैंड इज टू बी ट्रांसक्राइब्ड,
है ना। इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि कौन सा डीएनए का कौन सा पार्ट जो है या कौन सा स्ट्रैंड है ना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कौन सा स्ट्रैंड, ऊपर वाला, नीचे वाला, या टेम्पलेट और कोडिंग जो हम बोल रहे हैं, तो ये इस स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड जो है आपका, है ना भाई। ये तो पूरा डीएनए इस तरीके से करता चला जाएगा, तो कौन सा मैं टेम्पलेट बोलूं और कौन सा मैं कोडिंग बोलूं, ये तो डिपेंड करेगा ना कि मेरा प्रोमोटर किधर साइड पे प्रेजेंट है। अगर मेरा प्रोमोटर फिफ्थ एंड पे दूसरे कोडिंग स्ट्रैंड के प्रेजेंट है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, टेम्पलेट क्या कहते हैं, रीजन बोल सकती हूँ, या स्ट्रक्चरल जीन वाला बोल सकती हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलूंगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या है कि मैं ये नहीं कह सकती, पर हाँ ये पता है कि ये हमेशा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, 3 से 5, है ना। नहीं, ये रहा ना आपका 3 से 5 बेटा। ठीक है, पर हमें इतना तो पता है कि ये क्या होना चाहिए, 3 से 5 डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, Thus, a promoter region has RNA polymerase recognition site, यानी कि हमेशा प्रोमोटर साइट पे क्या होगा कि वो प्रोमोटर साइट एबल होगी आरएनए पॉलीमरेज को पहचानने में। आरएनए पॉलीमरेज जब भी आएगा उससे अटैच करने के लिए कैपेबल होगी बेटा। एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजिंग साइट भी होगी और आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि पहचानेगी भी और उससे रिश्ता भी बना लेगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या है बेटा, आपकी प्रोमोटर साइट क्या हेल्प कर रही है, प्रोमोटर साइट दो चीज प्रोवाइड कर रही है। अब ऑप्शन में आ जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट दे प्रोवाइड कर रही है या रिकॉग्नाइजेशन साइट पर प्रोवाइड कर रही है। तो आपने क्या बोलना है, आपने दोनों चीज बोलना है कि आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेशन साइट भी प्रोवाइड कर रही है और आरएनए के लिए जगह भी दे रही ताकि वो उससे जुड़ सके, बाइंड कर सके डीएनए के पार्ट से। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। व्हेन द क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, जब कॉम्प्लेक्स बन गया है ना, क्लोज प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म की मतलब प्रोमोटर भी है, ठीक है, प्रोमोटर भी है, आपके प्रोमोटर के ऊपर डीएनए, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, अरे डीएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए है, ठीक है, अरे ये डीएनए थोड़ी ना है, ये आरएनए है, शिट, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है बेटा, और प्रोमोटर से ज्वाइन कर गया डीएनए से, ये क्या है आपका डीएनए। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन कर गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसके पास फैक्टर कौन सा था, सिग्मा फैक्टर था। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, डीएनए रिमेन्स डबल हेलिकल, इट इज देन आइसोमराइजेज एंड कॉजेज अनवाइंडिंग, ठीक है, it then isomerizes and causes unwinding and separation of DNA strands to form open promoter complex, a highly stable structure। तो जब ये प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनता है तो डीएनए क्योंकि डबल हेलिक्स में है और हमें तो एक ही स्ट्रैंड को क्या करना है, उसी से मतलब क्या कहते हैं एमआरएनए बनाना है। ठीक है, तो जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या चाहिए कि जो डीएनए है वो ओपन हो उतने पार्ट तक जहाँ तक एमआरएनए रीड करेगा, यानी टर्मिनेटर एंड तक हमें इसे ओपन करके रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या होता है, आइसोमराइज हो जाता है खुद से डीएनए जैसे ही इस प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स के बनते ही, और क्या होता है उसके वजह से अनवाइंडिंग हो जाती है, खुल सा जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स टू फॉर्म वन प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स, एक प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए खुल जाएगा और हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल होने की वजह से क्या करेगा आपका, क्या कहते हैं, प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, और हम बार बार एक ही आरएनए की स्ट्रैंड बना रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही कि बार बार आप एक ही आरएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हो कि हम डीएनए से, जबकि डीएनए भी डबल बॉन्डेड होता है, 3
5-5-3 होता है। और आप हम केवल टेम्पलेट से बनाने की कोशिश कर रहे हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनाओगे क्या? आरएनए स्ट्रैंड बेटा, आरएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट एक है तो आरएनए भी तो केवल एक हुआ, तो आरएनए तो केवल ऐसे ऐसे बनेगा, इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनना जरूरी नहीं है क्या? क्या इसकी दूसरी सेकेंड स्ट्रैंड, वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, ठीक है, सेकेंड स्ट्रैंड का क्या हुआ? बनाया क्या? ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में या फिर बाहर प्रेजेंट होता है क्या? तो बेटा ऐसा है कि ये जो आरएनए है, आरएनए जो है अगर ये डबल बॉन्ड बना लेता है, सॉरी डबल स्ट्रैंड बना लेता है, हेलिक्स फॉर्म कर लेता है, तो क्या दिक्कत होगी उससे? उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि ये फर्दर ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, इसका ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ट्रांसलेशन इसका पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये अब रीडेबल फॉर्म में नहीं है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड रहता, आरएनए स्ट्रैंड अगर सिंगल स्ट्रैंडेड रहती, तो इससे क्या बन सकता था? इससे प्रोटीन बन सकता था इजीली, इसे रीड करके प्रोटीन बनाया जा सकता है। पर इसे रीड करके प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगी तो एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगी, है ना? और एक दूसरे से बाइंड करेंगी तो भाई किसी और से फिर क्यों बाइंड करेंगी, जब सबसे अच्छी चीज इसके लिए क्या है? इसका दूसरा स्ट्रैंड, तो वो दूसरे किसी चीज़ से बाइंड नहीं करेंगे, और दूसरे किसी चीज़ से बाइंड नहीं करेंगे तो उसका क्या नहीं हो पाएगा? ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। और ऊपर से ये भी सोचो कि ऐसा प्रोसेस अगर क्या कहते हैं प्रेजेंट होता तो कितनी दिक्कत होती, कितना टाइम, फिर इसको भी अलग से रीड करना पड़ता, फिर इसके लिए एक और चीज़ बनानी पड़ती, देन उसके बाद ट्रांसलेशन होता, है ना? तो इस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को भी खत्म करने के लिए नेचर ने क्या किया कि सीधे सीधे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बनाना प्रेफर किया। जब सीधे सीधे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन ही रहा है तो उससे डायरेक्टली प्रोटीन बन जाएगी, है ना? तो आरएनए स्ट्रैंड कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और देन उसके बाद प्रोटीन बन जाता है। क्लियर है अब तक, है ना? कोई डाउट नहीं?